आखिर विजय को आज रात बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। वो फिर अपनी शक्तियों को चेक करने के लिए गांव के पास वाले पहाड़ में जाता है। आध्यात्मिक तरल को पूरी तरह से अवशोषित करने के बाद उसके शरीर में बहुत सारे बदलाव आए थे। उसकी स्पीड, स्ट्रेंथ और रिफ्लेक्स एक आम इंसान की तुलना में कहीं अधिक बेहतर हो गए थे। इससे पहले उसका शरीर कमजोर था और वह एक आदमी के खिलाफ लड़ाई भी नहीं जीत सकता था। अब वो एक ही मुक्के से किसी को जान से भी मार सकता था। जय ने आज रात पहाड़ पर काफी ट्रेनिंग की। लगभग 3-4 घंटे बाद वो घर वापस आ जाता है। थोड़ी सी नींद पूरी करने के बाद वह सुबह जल्दी काम पर चला गया। आनंद अंकल आज सुबह से ही विजय को घूरे जा रहे थे, जैसे उन्होंने विजय को पहचाना ही ना हो। अरे विजय, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम पहले से काफी मजबूत हो गए हो और तुम्हारी स्किन का रंग भी पहले से गोरा लग रहा है। ये सच में तुम ही हो ना, या फिर विजय के भेष में कोई बहरूपिया है? आनंद जी ने उलझन में कहा। इसके बाद विजय आनंद जी के पास आया और उनके कंधे को थपथपाते हुए बोला, अंकल जी, मैं ही हूं, कोई बहरूपिया नहीं है। मुझे लगता है आपकी आंखें दिन पर दिन कमजोर होती जा रही हैं। विजय ने अनजान बनते हुए नाटक किया। आनंद जी ने एक बार फिर से विजय को देखा, फिर अपना सिर हिलाया और कहा, ऐसा लगता है कि मुझसे ही कोई गलती हुई है। शायद तुमने सही कहा, मेरी बूढ़ी आंखें अब कमजोर होने लगी हैं। आनंद जी की बात सुन विजय थोड़े धीमे से हंसा और उसके बाद वो अपनी बाइक पर डिलीवर होने वाले पैकेज रख DLF लेजर पार्क की ओर निकल गया। विजय जब मोहनलाल को डिलीवरी देने गया, उसे देख मोहनलाल हैरान लग रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई अलग इंसान देख लिया हो। तुम विजय ही हो ना? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम काफी बदल गए हो। तुम्हारी स्किन भी पहले से ज्यादा सुंदर दिख रही है, तुम्हारी बॉडी भी एकदम परफेक्ट लग रही है, मोहनलाल ने भी उलझन में कहा। विजय हल्का सा मुस्कुराया और अपनी 3 व्हीलर बाइक से एक बड़ा प्लास्टिक का थैला निकाला। उसने उस थैले को मोहनलाल को पड़कड़ाते हुए कहा, बड़े भाई मोहन, जैसे कि आपने कल कहा था, इसमें कुल 16 बोतलें हैं। मोहनलाल की आंखें चमक उठीं और उसने जल्दबाजी में प्लास्टिक का थैला पकड़ लिया। उसने थैले में देखा और खुशी उसके चेहरे पर साफ देखी जा सकती थी। ये तो बहुत अच्छी बात है विजय, थैंक्स अ लॉट, मोहनलाल ने मुस्कुराते हुए कहा और विजय के हाथों को कसकर पकड़ लिया। 16 बोतलें 6,000 रुपए हर एक के, कुल मिलाकर 96,000 रुपीस हो गए हैं। मैं इन्हें 1 लाख रुपए लगाकर चलता हूं। विजय, तुम्हें कैश चाहिए या फिर मैं इन्हें तुम्हारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करा दूं? मोहनलाल ने विजय से पूछा। कैश ठीक है, विजय ने थोड़ी देर सोचने के बाद जवाब दिया। औषधीय जड़ी बूटियों के बाजार में 1 लाख रुपए बहुत ही जल्दी खर्च हो जाएंगे। हाथ में कैश रहेगा तो काफी अच्छा रहेगा। ठीक है, 1 मिनट रुको। मिस्टर मोहन थैला लेकर अपने घर में अंदर गए। जब वो वापस आए तो उसने विजय को एक काले रंग का ब्रीफकेस पकड़ा दिया। विजय ने ब्रीफकेस ओपन किया तो उसने देखा नए नए नोटों के 10 बंडल थे। इतने पैसों को देख उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। इस वक्त उसकी सांसें भी थोड़ी तेज चल रही थीं। उसने आज से पहले कभी इतना पैसा नहीं देखा था। विजय ने फिर अपने जज्बातों पर काबू किया और एक गहरी सांस लेते हुए मिस्टर मोहन से कहा, थैंक यू भाई। अरे तुम्हारा क्या मतलब है? मुझे तुम्हें थैंक्स बोलना चाहिए। याद रखना, अगर फ्यूचर में तुम्हारे पास और भी ऐसी बोतलें हों तो उन्हें पहले मुझे ही देना। मिस्टर मोहन ने मुस्कुराकर विजय के कंधों को थपथपाते हुए कहा, बड़े भाई, जैसा आपने कहा मैं याद रखूंगा। ओह, 1 मिनट रुको बड़े भाई, मैं कुछ और भी लाया हूं। पता नहीं आपको ये चीज पसंद आएगी भी या नहीं, विजय ने कहा। ओह, वो क्या चीज है? मिस्टर मोहन को अब उस चीज को देखने की इच्छा बढ़ रही थी। विजय ने फिर अपना बैग खोला और अंदर से एक छोटी सी बोतल निकाली। उसने हल्के से खांसा, फिर अपनी आवाज नीची की और रहस्यमय ढंग से बोला, ब्रो मोहन, ये चीज आपकी मर्दानगी को मजबूत कर सकती है। मिस्टर मोहन की आंखें चमक उठीं, फिर अश्लील रूप से मुस्कुरा दिया। वो विजय के थोड़ा करीब आया और नीची आवाज में पूछा, सचमुच? मिस्टर मोहन को विजय पर विश्वास तो नहीं हो रहा था, मगर वो थोड़ा उत्साहित भी था। एक आदमी के जीवन में कभी ऐसा स्टेज भी आता है जब कुछ मध्यम उम्र होने के बाद वो बेड पर ज्यादा टाइम नहीं निकाल पाते। वो लोग हमेशा ही सोचते हैं कि काश कोई ऐसी चमत्कारी दवा हो जो उनकी इस प्रॉब्लम को दूर कर सके। हाँ, सचमुच ये एक हार्मलेस नेचुरल जड़ी बूटियों से बनी हुई है। अगर आपको यकीन नहीं, मैं गारंटी दे सकता हूं, इसे पीने के बाद
आप एनर्जिस्ट महसूस करेंगे। मोहनलाल अब अपनी खुशी को नहीं रोक पाए, क्योंकि उन्होंने पहले ही देखा था विजय की चमत्कारी चाय की वजह से उनका वजन एक दिन में 10 किलो तक कम हो गया था। शायद यह भी उसी हर्बल चाय की तरह एक शक्तिशाली औषधि होगी। विजय के हाथ में बोतल देखकर उसकी आंखें लगभग हरी रोशनी से चमक उठीं। ओके ठीक है, मैं इसको अभी ट्राई करके देखता हूं। क्या अभी? विजय हैरान रह गया। हां अभी, मोहनलाल ने कहा। फिर उसने विजय के हाथों से बोतल ली, ढक्कन खोला और उसमें भरी औषधि को पीने लगा। अरे रुकिए! विजय को उसे रोकने में बहुत देर हो चुकी थी। मिस्टर मोहन ने लगभग एक ही घूंट में आधी बोतल खाली कर दी थी। क्या हो गया? मिस्टर मोहन ने घबराहट में पूछा। विजय ने बोतल वापस छीन ली। बड़े भाई, मैं आपको बताना भूल गया, ये औषधि बहुत पावरफुल है। आपको हर बार केवल कुछ घूंट लेने की जरूरत है। अब जब आपने एक घूंट में आधी बोतल पी ली है, तो मैं केवल आपको दिलासा दे सकता हूं। मिस्टर मोहनलाल ने विजय की ओर कंफ्यूज होते हुए देखा। कुछ समय बाद जब उसे समझ आया, उसके चेहरे का रंग बदल गया। विजय, 1 मिनट, मैं अभी आया। मिस्टर मोहन भागते हुए घर में ऐसे घुसे जैसे उनको किसी कुत्ते ने काट लिया हो। उनको ऐसे भागते देख विजय ने पूछा, भाई आप इतनी जल्दी में क्यों हो? विजय अवाक होकर घर के बाहर खड़ा था। कुछ देर बाद उसे घर से अजीबो गरीब आवाजें आने लगीं। अपने कानों को ढकने के बाद भी वो उन आवाजों को साफ साफ सुन पा रहा था, क्योंकि आध्यात्मिक तरल की शक्तियों को अवशोषित करने के बाद उसके कानों की सुनने की क्षमता भी बढ़ चुकी थी। विजय काफी देर तक वहां खड़ा रहा, मगर मिस्टर मोहन अब तक भी घर से बाहर नहीं निकले थे। उसको अभी भी बाहर ना आता देख विजय वहां से निकल बचे हुए पैकेज डिलीवर करने चला जाता है। विजय लगभग 4 घंटे बाद वापस मिस्टर मोहन के घर आता है। उसने घर की घंटी बजाई। कुछ देर बाद मिस्टर मोहन ने दरवाजा खोला। मिस्टर मोहन इस वक्त थोड़े थके हुए से लग रहे थे। उनके पैर थोड़े कमजोर पड़ गए थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी। विजय, विजय, यार आज तो चमत्कार हो गया। मैं बिस्तर पर किसी जानवर से कम नहीं था। मिस्टर मोहन ने विजय को देख उत्साहित होते हुए कहा। पहले आप आराम कर लो बड़े भाई। विजय ने उसके पैरों को लड़खड़ाता हुआ देख मुस्कुराकर कहा, ओके। वैसे विजय, तुम्हारी औषधि कमाल की है। क्या तुम्हारे पास और भी है? मैं उन सभी को खरीद लूंगा, 20,000 पर बोतल। मिस्टर मोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, आज के लिए इससे काम चला लो, मैं आपको कल कुछ और दे दूंगा। विजय ने एक आधी बोतल देते हुए कहा। उस बोतल को देख मिस्टर मोहन ने वो तुरंत विजय के हाथों से ले ली। वो फिर घर के अंदर गया और अपने साथ 2 नोटों की गड्डी लेकर आया। थैंक यू ब्रो मोहन, मेरे पास आपके लिए कुछ और भी है। यह मिस के लिए एक ब्यूटी क्रीम है। विजय ने अपने बैग से एक छोटा सा धातु का डिब्बा निकाला। उस धातु के डिब्बे के अंदर ब्यूटी क्रीम थी। विजय ने कल रात ही इस ब्यूटी क्रीम को बनाया था। यह एक तरह की स्किन फेयरनेस क्रीम थी, जिसको स्किन पर लगाने से उसे गौर किया जा सकता है। यह स्किन पर किसी भी तरह के दाग धब्बों को दूर कर सकती थी, स्किन को क्लीन और मॉइस्चराइज भी कर सकती थी। बहुत बढ़िया, मिस्टर मोहन ने जल्दबाजी में उससे बॉक्स लेते हुए कहा। क्रीम लेने के बाद मिस्टर मोहन ने विजय को टोटल 1,20,000 रुपए दिए। उन पैसों को लेकर विजय सीधा औषधीय बाजार पहुंच गया। वहां उसने आध्यात्मिक तरल के लिए जरूरी जड़ी बूटियां खरीदी, जिसमें उसके आज कमाए गए आधे से ज्यादा पैसे खर्च हो गए। उसने फिर वजन घटाने, ब्यूटी क्रीम और सेक्सुअल औषधि बनाने के लिए कुछ और जड़ी बूटियां खरीदी। सभी जड़ी बूटियां खरीदने के बाद उसका थैला फुल हो गया था। वजन घटाने की औषधि एकदम सही है। जहां तक सेक्सुअल औषधि की बात है, मुझे उसे थोड़ा और पतला करना होगा, वरना यह पीने वाले पर उल्टा असर डालेगी। जहां तक ब्यूटी क्रीम की बात है, मुझे अभी भी उसके असर का पता नहीं है, विजय ने सोचा। ब्यूटी क्रीम वजन घटाने और सेक्सुअल औषधि से अलग थी। उसे पीने के बजाय स्किन पर लगाना पड़ता है, और सभी लड़कियों की स्किन अलग अलग टाइप की होती है, जिस वजह से उसे टेस्ट करने के लिए भी कुछ और लड़कियों की जरूरत पड़ेगी। लेकिन विजय की तो ना कोई गर्लफ्रेंड थी और ना ही कोई फ्रेंड। ये तो बहुत बड़ी मुसीबत है। आखिर में इतनी अलग अलग स्किन वाली लड़कियों को ढूंढ कहां? विजय ने अपनी छोटी 3 पहिया बाइक को सड़कों पर तेजी से चलाते हुए सोचा। तभी अचानक उसकी नजरें सामने एक चमकते हुए साइन बोर्ड पर पड़ी, पैराडाइज सपा। विजय ने पैराडाइज सपा के सामने बाइक खड़ी की। बाहर से देखने पर अंदर सपा से गर्म भाप निकलते हुए नजर आ रहे थे और चारों तरफ एक गर्मगीन सुगंध फैली हुई थी। वो कुछ देर के लिए तो हिचकिचाते हुए सपा के सामने खड़ा रहा।
वो अभी यह सोच रहा था, पता नहीं अंदर कैसे कैसे काम चल रहे होंगे। ये सब सोच ही उसके दिल की धड़कन बढ़ी हुई थी। क्या मुझे अंदर जाकर देखना चाहिए? उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। विजय ने फिर कुछ देर सोचने के बाद खुद से ही कहा, कोई बात नहीं, मुझे अंदर नहीं जाना चाहिए, ये बहुत अजीब होगा। विजय अभी बस वहां से निकलने की सोच ही रहा था, तभी सपा से 2 लड़कियां बाहर निकली। उन्होंने घटिया कपड़े पहने हुए थे और भारी मेकअप करा हुआ था। उन लड़कियों ने जब विजय को बाहर खड़े देखा तो उसे देखते ही उनकी आंखें चमक उठी। विजय ने भले ही सादे कपड़े पहने हो, मगर अब उसकी बॉडी एकदम फिट थी और उसका चेहरा तो पहले से ही सुंदर था। उन लड़कियों ने उसको देखा और कहा, आए हैंडसम, अंदर आओ और हमारे साथ थोड़ा एंजॉय करो। उन्होंने विजय की ओर हाथ हिलाया और उसकी ओर आंख मारी। उनमें से एक लड़की उसकी ओर बढ़ी, उसका हाथ पकड़ उसे अंदर खींच लिया। ओह मिस, ये ठीक नहीं है, विजय ने शर्म से लाल होते हुए कहा। इस वक्त उसका सिर किसी बच्चे की तरह कांप रहा था। क्या विजय? जानने के लिए बने रहे हमारी कहानी के सुपर बिजनेसमैन के साथ सिर्फ ZA एक्सप्लेनर नोवेल पर। के साथ सुबह जल्दी उठकर विजय अपनी 3 बाइक पर बैठ शहर के सबसे रिचेस्ट रेसिडेंस में से एक DLF लेजर पार्क पहुंच जाता है। विजय, तुम आ गए। मोहनलाल पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। वो उत्साह से विजय की ओर भागा, जैसे कि उसने अभी अभी एक लंबे समय से खोए हुए रिश्तेदार को देखा हो। मोहनलाल दिखने में थोड़ा पतला लग रहा था। उसके फुल कसकर आने वाले कपड़े काफी ढीले लग रहे थे। इसका मतलब यह नहीं था कि उसने एकदम सारा वजन कम कर लिया था। अभी भी उसे काफी वजन कम करना होगा। विजय, तुमने कल किया आफत चाय बनाई थी, सच में वो एकदम अनोखी चाय थी। तुम्हारे पूर्वज कहीं कोई चमत्कारी बाबा वाबा तो नहीं थे? मोहनलाल ने विजय के हाथों को कसकर पकड़ते हुए उत्साह भरी आवाज में कहा। मोहनलाल अपने वजन से काफी परेशान था। उसका वजन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। ऐसा नहीं था कि मोहनलाल ने अपना वजन कम करने की ना सोची हो, उसने इसके लिए कई दफा सोचा और कभी कभी तो उसने लगभग एक महीने तक एक्सरसाइज भी की, मगर उसका वजन कम होने का नाम ही नहीं लेता था। कई बार कोशिश करने और असफल होने के बाद निराश होकर उसने आशा ही छोड़ दी। मगर जब उसने विजय की दी गई औषधि चाय पी तो उन्हें आशा की एक नई उम्मीद दिखी थी। मोहनलाल ने पहले कभी इतनी चमत्कारी जड़ी बूटियों से बनी चाय नहीं देखी थी, जिसका असर एक ही दिन में दिखने लगा। असर तो छोड़ो, एक ही दिन में 10 किलो वजन भी कम हो गया था। वैसे जब उन्होंने उस चाय को पिया था, उन्हें उसका स्वाद भी काफी अच्छा लगा था। सच में यह एक चमत्कारी चाय थी। बाजार में मिलने वाली कोई भी वजन कम करने वाली गोली या फिर हर्बल चाय की तुलना इससे नहीं की जा सकती थी। तुम्हारे पास कुछ और चाय है विजय? मोहनलाल ने विजय को उत्सुकता से देखते हुए पूछा। हां, आप इतनी जल्दबाजी भी मत करो मिस्टर मोहन जी, विजय ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर उसने अपने बैग से औषधि चाय की 5 बोतलें निकाली। विजय ने जड़ी बूटियों द्वारा बनाई गई औषधि को चाय में मिलाकर लगभग 20 बोतलें भर ली थी, जिससे औषधि की शक्ति का असर कम किया जा सके। विजय उन 20 बोतलों से सिर्फ 5 बोतल अपने साथ लेकर आया था। 5 बोतल? मिस्टर मोहनलाल की आंखें चमक उठीं। उनकी चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। एक चाय की बोतल मुझे 5,000 रुपए की पड़ सकती है। 5 बोतलों के टोटल 25,000 रुपए हो गए और 25,000 खर्च कर मैं फिर से एक स्टाइलिश आदमी बन सकता हूं। इतना बुरा भी सौदा नहीं है, मोहनलाल ने अपने मन में सोचते हुए कहा। हा विजय, तुम्हें पता है, वैसे अब तो मेरी उम्र हो गई है, लेकिन मैं जब तुम्हारी उम्र का था, लड़कियां मेरे लुक पर मरती थीं। अच्छा विजय, थोड़ा रुको, मैं कुछ पैसे लेकर आया। इतनी अच्छी चीज सस्ती नहीं होनी चाहिए। मिस्टर मोहन ने विजय से इतना कहा और वो घर के अंदर चले गए। घर के अंदर जाकर उसने एक बैग से कुछ नोटों की गड्डी निकाली। ये पकड़ो विजय, ये पूरे 25,000 रुपए हैं, मिस्टर मोहन ने विजय को नोटों की गड्डी देते हुए कहा। ये थोड़ा ज्यादा नहीं है? विजय ने हैरान होते हुए कहा। हाँ, बिल्कुल नहीं। यदि यह पैसे भी तुम्हारे लिए कम है तो बस तुम कीमत बोलो और मैं इसके लिए तुम्हें और भी पैसे देने को तैयार हूं। इस चमत्कारी हर्बल चाय की एक बोतल के लिए 5,000 बहुत सस्ता है। वैसे भी मेरे पास पैसे की कमी नहीं है। तो ठीक है। विजय को एहसास हुआ कि वह पैसों के लिए मना नहीं कर सकता है और इसलिए उसने पैसे ले लिए। उसने उन नए नवेले नोटों को एक बार अच्छे से देखा, जिन्हें देख उसे बहुत खुशी महसूस हो रही थी। ये 25,000 रुपए है,
मैंने पूरे 1 साल तक मेहनत करके पैसा कमाया, लेकिन फिर भी 10,000 रुपए ही बचा पाया। विजय ने अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार इतने पैसे देखते हुए कहा। थैंक्स मिस्टर मोहन। मुझे मिस्टर मोहन मत कहो, अब से तुम मुझे बस बड़ा भाई बोलना। क्या तुम्हारे पास और भी ऐसी चाय की बोतलें हैं विजय? असल में मेरी पत्नी भी अपने वजन की शिकायत कर रही थी, ये उसके लिए एकदम सही रहेगी। हाँ, मेरे पास अभी भी कुछ और हैं, मैं उन्हें कल लेकर आ जाऊंगा। विजय ने कहा, चलो फिर ठीक है, तुम उनको कल मेरे घर लेकर आ जाना। वैसे एक बात बताओ, तुम इस हर्बल चाय को बाजार में बेचना चाहते हो? मुझे नहीं लगता इस तरह की चमत्कारी चाय का कोई भी दवा मुकाबला कर पाएगी। मिस्टर मोहन भले ही एक मोटे आदमी हो, मगर वो एक चतुर बिजनेसमैन थे। उन्हें इस हर्बल चाय में बिजनेस करने पर एक बहुत ही अच्छा प्रॉफिट दिख रहा था। विजय ने पहले ही इसके बारे में सोच रखा था, मगर उसको किसी और पर भरोसा नहीं था। मैंने इसके बारे में पहले भी सोचा था, लेकिन सामग्री को इकट्ठा करना भी एक बहुत मुश्किल काम है और इसको बनाना भी मुश्किल है। मैं इसको बड़े पैमाने पर नहीं बना सकता, विजय ने कहा। ओह, मिस्टर मोहन थोड़े निराश दिख रहे थे। ठीक है, अगर तुम्हारे पास कुछ और बोतलें हैं तो मैं उन्हें तुमसे खरीद लूंगा। तुम्हारे बड़े भाई के कई अच्छे दोस्त हैं और उनमें बहुत से तो मोटे भी हैं। पैसों की चिंता मत करना, तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिल जाएगा। थैंक्स बड़े भाई। इतना कह विजय वहां से निकल जाता है। पैकेजों की डिलीवरी करने के बाद विजय ने 25,000 रुपए अपने हाथ में लिए और औषधीय जड़ी बूटियों के बाजार की ओर चला गया। विजय ने एक और तरह की औषधि बनाने के लिए भी जड़ी बूटियों को इकट्ठा किया था, जिसे आध्यात्मिक तरल कहा जाता था। प्राचीन काल में आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत आसानी से मिल जाती थी। उस समय में तपस्वी गुरु अपनी शक्तियों को विकसित करने के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा को सांस के द्वारा अवशोषित कर सकते थे। आज बढ़ती टेक्नोलॉजी के जमाने में आध्यात्मिक ऊर्जा बिल्कुल समाप्त हो चुकी थी और इसके बस कुछ अंश ही हवा में पाए जा सकते थे। अब इस आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करना बहुत ही मुश्किल था। प्राचीन समय में ज्ञान चक्र को विकसित करने के लिए अमृत का इस्तेमाल किया जाता था। आध्यात्मिक तरल को अमृत तो नहीं मान सकते थे, लेकिन यह आध्यात्मिक तरल कुछ हद तक अमृत की तरह ही काम कर सकता था। विजय को अपनी शक्तियां बढ़ाने के इस सफर को शुरू करने से पहले 2 चक्रों को अच्छे से जागृत करना होगा। पहला चक्र ज्ञान चक्र और दूसरा चक्र मणिपुर चक्र। सिटी हॉस्पिटल में विजय ने जब डिवाइन बुक को अच्छे से पढ़ा था तो उसने ज्ञान चक्र को महसूस किया था। हालांकि आध्यात्मिक ऊर्जा की कमी के कारण विजय इस चक्र को अच्छे से जागृत नहीं कर पाया था। आध्यात्मिक तरल की मदद से विजय ज्ञान चक्र को अच्छे से जागृत कर सकता था और अपनी शक्तियों को बढ़ाने के सफर पर चल सकता था। आध्यात्मिक तरल को बनाने के लिए सबसे जरूरी जड़ी बूटियों में से एक ड्रैगन मशरूम था, जो कम से कम 50 साल का होना चाहिए। इस आधुनिक समय में ड्रैगन मशरूम को बस कुछ महंगी दवाओं में यूज किया जाता था, जिस वजह से ये बहुत महंगा मिलता था। पहले के जमाने में इस ड्रैगन मशरूम को बस कुछ छनों के भाव में बेचा जाता था। जड़ी बूटियों के इस बाजार में विजय ने ड्रैगन मशरूम को काफी दुकानों पर देखा, मगर उसने किसी से खरीदा नहीं और घूम घूम कर सभी दुकानों पर अच्छे से देखने लगा। आखिर में उसने एक 60 साल पुराने ड्रैगन मशरूम को खरीद लिया, जिसकी कीमत उसे 10,000 रुपए चुकानी पड़ी और बाकी जड़ी बूटियों की कीमत लगभग 8,000 रुपए थी। विजय के पास जो थोड़ी देर पहले 25,000 रुपए थे, उनमें से उसके पास अब बस 7,000 रुपए बचे थे। यह पैसा ज्यादा टाइम तक नहीं चलेगा, विजय ने अपने मन में सोचा। उसे अब और पैसों की जरूरत पड़ेगी, जिस वजह से उसे और पैसे कमाने की जरूरत थी, क्योंकि उसे अपनी शक्तियां बढ़ाने के लिए जड़ी बूटियों की जरूरत पड़ेगी और जड़ी बूटियां बिना पैसों के कहीं नहीं मिलेंगी। आध्यात्मिक तरल के लिए जरूरी जड़ी बूटियां लेने के बाद उसने ब्यूटी और सेक्सुअल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए जड़ी बूटियों को ढूंढना चालू किया। बाजार में लगभग 1 घंटा बिताने के बाद उसे कुछ जड़ी बूटियां मिल गई थी। आज रात वो इन प्रोडक्ट्स को बनाने की ट्राई करेगा। घर पहुंचने के बाद वो मेज के सामने बैठ गया, जिस पर उसने सभी जड़ी बूटियां रखी हुई थी। सबसे पहले वो आध्यात्मिक तरल बनाने वाला था। आध्यात्मिक तरल बनाने की विधि भी वजन घटाने वाली, औषधि बनाने वाली विधि के तरह ही थी।
सबसे पहले जड़ी बूटियों को हाथ में लेकर एनर्जी की मदद से शुद्ध करके निखारने की जरूरत थी। फिर उन्हें किसी कटोरे में रखकर कूटने की जरूरत थी। उनको जब तक कूटने की जरूरत पड़ती तब तक कोई तरल पदार्थ नहीं निकलता। उसके बाद आध्यात्मिक तरल तैयार हो जाता। 2 घंटे बाद आखिरकार उसका काम पूरा हो गया। विजय फिर अपने पैर मोड़कर बैठ जाता है। उसने एक गहरी सांस ली, फिर कटोरा उठाया, अपना सिर पीछे झुकाया और उस सुनहरे रंग के आध्यात्मिक तरल को एक ही झटके में पी गया। जब तरल उसके गले से नीचे उतरने लगा तो उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो किसी गर्म जलते हुए लावा को पी रहा हो। तरल के पेट में जाने के बाद विजय को असहनीय जलन से दर्द होने लगा। आध्यात्मिक तरल की शक्तियों को पूरी तरह से अवशोषित करने के लिए उसे अपने शरीर में झान चक्र के छिद्रों को खोलने की जरूरत थी। विजय अब आध्यात्मिक तरल को अपने शरीर के हर एक छिद्र में पहुंचाने लगा और हर एक कोशिका में बहाने लगा। जैसे जैसे यह प्रोसेस चल रही थी, उसके शरीर में काफी परिवर्तन हुए और उसका शरीर पहले से मजबूत होता गया। उसके रोम छिद्रों से एक गाढ़ा काला रंग का तरल निकल रहा था। इसी बीच उसके दिमाग में ज्ञान और विज्ञान की मात्रा भी बढ़ने लगी, यहां तक कि उसके चेहरे में भी कुछ बदलाव हुए। विजय को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसने पुनर्जन्म लिया हो। पूरे 6 घंटे बाद विजय ने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में एक शक्तियों से भरी हुई सफेद रोशनी चमक रही थी। विजय ने इससे पहले खुद को इतना शक्तिशाली महसूस नहीं किया था। उसके शरीर के रोम रोम में ताकत भरी हुई थी और उसे थोड़ा हल्का भी फील हो रहा था। उसके आसपास चारों ओर अंधेरा हो रखा था, मगर फिर भी उसे साफ साफ दिखाई दे रहा था। यहां तक कि उसके सुनने की शक्ति भी पहले से अधिक तीव्र हो गई थी। उसके कान हिल गए क्योंकि वह कुछ घरों से दूर सांसों की भारी आवाजें और एक कंपी की आवाज सुन पा रहा था। विजय तुरंत लाल हो गया। वो हैरान था कि वे लोग इतने देर रात तक भी जाग रहे थे। तभी उसे कुछ बदबू आने लगी। यह बदबू बहुत बुरी थी। उसने जोर से सिर हिलाया। उसे एहसास हुआ कि बदबू कहीं और से नहीं बल्कि उसके शरीर से जो काले रंग का तरल निकला था उसकी है। वो तुरंत भागकर बाथरूम में गया और अच्छी तरह से रगड़ रगड़ कर नहाया। उस काले रंग के तरल को बह जाने के बाद उसकी स्किन किसी नवजात शिशु की तरह गोरी और चिकनी हो गई थी। विजय फिर खुद को देखने के लिए शीशे के सामने आया। जब उसने खुद को देखा तो पाया उसके शरीर में कुछ अलग से बदलाव आए थे, जिन्हें देख विजय दंग रह गया था। उसे इस वक्त 2 अलग एहसास हो रहे थे, एक हैरानी का और दूसरा खुशी का। अब विजय समझ गया था आज से वो अपने अलग शक्तियां बढ़ाने वाले सफर पर चल चुका है। क्या विजय दोनों चक्रों को जागृत कर पाएगा? जानने के लिए बने रहे हमारी कहानी के सुपर बिजनेसमैन के साथ सिर्फ ZA एक्सप्लेनर नोवेल पर। ये स्टोरी पसंद आई तो कमेंट जरूर लिखना और अगले एपिसोड्स के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि 65% बंदे ऐसे हैं जो स्टोरी तो सुनते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते। ओह, शर्म मत करो, तुम शर्माते हुए और भी प्यारे लग रहे हो, उस लड़की ने फिर से उसे आंख मारते हुए कहा, जो उसे अंदर सपा में खींच कर ले जा रही थी। अरे मैं नहीं, मैं यहां कुछ बेचने आया हूं, विजय चिल्लाया। एक विक्रेता? बहुत अच्छे, फिर तो तुम्हें अंदर आना ही चाहिए, दूसरी लड़की ने विजय का दूसरा हाथ पकड़ते हुए कहा। विजय का चेहरा पके हुए सेब की तरह लाल हो गया था। उसका शरीर कठोर और उसके नियंत्रण से बाहर हो रहा था। तुम क्या बेच रहे हो हैंडसम? उसके लेफ्ट साइड वाली लड़की ने पूछा। अरे कुछ ब्यूटी क्रीम, कॉस्मेटिक्स, विजय ने कहा। यह लगाने के लिए फ्री है। फ्री? फिर तो मैं एक बार ट्राई जरूर करूंगी, दूसरी लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा। बात करते करते वो लोग अंदर सपा में घुस गए। वो अभी अंदर घुसे ही होंगे कि तभी सपा के बाहर रोड पर ब्रेक लगने की तेज आवाज सुनाई पड़ी। उसके बाद काफी सारे लोग एक एक करके अंदर घुस गए। हिलना मत, जमीन पर अभी बैठो, पुलिस, घुटनों पर बैठो। इतना कहते ही विजय के सिर पर किसी अपराधी को धर दबोचने के लिए किया गया वार हुआ। क्या ये लोग मुझे भी गिरफ्तार करने वाले हैं? विजय घबरा गया था। वह मुड़कर सीधे बाहर निकलने वाला था, तभी पुलिस अधिकारियों का एक समूह सामने के दरवाजे से अंदर आया और भेड़ियों के झुंड की तरह उन सभी को धर दबोच लिया। उसके बगल में घुटनों के बल बैठी दोनों लड़कियां घबराकर चिल्लाने लगीं। अपना मुंह बंद करो, चुपचाप जमीन पर बैठे रहो, तुम लोगों को समझ नहीं आ रहा क्या? एक पुलिस वाले ने विजय और उसके साथ घुटनों के बल बैठी दोनों लड़कियों से चिल्लाते हुए कहा। हवलदार साहब,
ये मेरा काम नहीं है। मैं यहां लड़कियों के लिए नहीं आया हूं, विजय ने एक हाथ उठाते हुए धीमी दबी हुई आवाज में कहा। हा, तुम पहले से ही यहां हो। तुम लड़कियों के लिए नहीं तो यहां कोई नाटक देखने आए हो। ओह, तुम तो अभी बहुत यंग दिख रहे हो। वाह लड़के, तुम तो खिलाड़ी निकले, एक पुलिस वाले ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा। मैंने तुम्हारे जैसे बहुत लड़के देखे हैं। पहले तो वो ये गलत काम करने आते हैं और पकड़े जाने पर यही डायलॉग बोलते हैं। उस पुलिस वाले ने फिर से कहा। हवलदार साहब, वाक्य मैं निर्दोष हूं, मेरी बात का यकीन तो करो, विजय ने कहा। नीचे बैठे रहो। पुलिस वाले ने विजय पर हमला किया और उसे फर्श पर पटक दिया। फर्श पर पटके जाने से विजय के तन बदन में आग लग गई। उसके अंदर गुस्से का ज्वालामुखी फूट गया, मगर वो सबके सामने एक पुलिस वाले को नहीं मार सकता था। एक पुलिस अधिकारी पर हमला करना एक बड़ा अपराध था, इसलिए वो गुस्से की घूंट पी शांत रहा। हमें माफ कर देना, हमारी वजह से तुम भी फंस गए, उन दोनों लड़कियों ने उससे माफी मांगते हुए कहा। OMG, मैं इतना अनलकी क्यों हूं, विजय ने मजबूरी भरी सांस छोड़ते हुए कहा। उसे लगा कि उसके लिए सब कुछ खत्म हो गया है। उसके पास अपनी बेगुनाही साबित करने का कोई तरीका नहीं था। पुलिस वालों ने सपा के बाकी हिस्सों पर छापा मारा। हर तरफ से चिल्लाने की आवाजें सुनाई दे रही थीं। कुछ लोग बिना कपड़े पहने ही कमरों से बाहर निकल आए थे। पुलिस ने उन सभी को फर्श पर धर दबोचा था। ओह, इतने सारे लोग, विजय ने अंदर से आते हुए नंगे अर्धनगे लोगों को हैरान होते हुए देख कहा। तभी उसने बाहर से आते हुए कदमों की आवाज सुनी, जो इस वक्त अंदर की ओर ही आ रहे थे। विजय ने यह देखने के लिए पीछे मुड़कर देखा आखिर कौन आ रहा है, मगर पीछे देखने पर तो वो वहां एकटक देखता ही रह गया। बाहर से एक फीमेल ऑफिसर अंदर आई। उसने पुलिस की वर्दी पहनी हुई थी, जिसका चेहरा कोमल, गोल और थोड़ी तेज थी। उसकी भौहें थोड़ी पतली थीं और उसके होंठ आकर्षक थे, जिसकी सुंदरता ने उसकी आत्मा तक को छू लिया था। उसका रंग बर्फ की तरह सफेद था। उसके लंबे सीधे बाल खुले हुए थे और चलते चलते धीरे धीरे झूल रहे थे। उसका फिगर एकदम मेंटेन किया गया हुआ था। उसके पैर लंबे और पतले थे, जिसे देख कोई भी आदमी उसे अपना दिल दे बैठे। उसने पहनी पुलिस ड्रेस फैशनेबल और यहां तक कि आकर्षक लग रही थी। विजय अकेला नहीं था जो उसे दरवाजे से अंदर आते हुए देख रहा था, बल्कि इस वक्त एक मर्दों के समूह की नजरें भी उसे ही घूर रही थीं। उसे देख सभी मर्दों की आंखें चौंधिया रखी थीं। शायद उन्होंने इस पहले इतनी हसीन फीमेल ऑफिसर नहीं देखी थी। ओह, क्या कमाल है, उसका फिगर तो देखो। उन गंदे मर्दों के ग्रुप से एक आदमी ने अपने बगल वाले से कहा, अगर मुझे इसके पैरों को सहलाने का मौका मिलता है तो मैं अगले 10 वर्षों तक इसका गुलाम बनकर रहूंगा। दूसरे आदमी ने उसको जवाब देते हुए कहा। इस वक्त उन लोगों की लार टपक रही थी। उनको देख उस फीमेल ऑफिसर की बोहें सिकुड़ गई और घृणा वाले एक्सप्रेशंस के साथ कहा, तुम सब गंदी नाली के कीड़े हो, कचरा कहीं के। लेकिन जब उस फीमेल ऑफिसर ने उन सभी जमीन पर झुके हुए लोगों को देखा, तभी उसकी नजर विजय के ऊपर आकर रुक गई। उसकी भौहें और भी खड़ी हो गई। आजकल बच्चे क्या सीख रहे हैं, इतनी कम उम्र में बड़ों का खेल खेल रहे, उसने कहा। विजय ने महसूस किया उस पर गलत आरोप लगाया जा रहा था। उसने तो कुछ भी गलत नहीं किया था, लेकिन फिर भी उसे फंसाया जा रहा था। मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो सिर्फ यहां कुछ बेचने आया था। अच्छा, तुमने कहा और मैंने तुम पर विश्वास कर लिया, उस फीमेल ऑफिसर ने हंसते हुए कहा। फिर उस फीमेल ऑफिसर ने अंदर घुसकर सब कुछ अच्छे से देखा, कहीं कोई बचा तो नहीं। कुछ ही देर में वहां सन्नाटा छा गया। पुलिस का एक समूह लोगों के एक समूह को बाहर लेकर जाने लगा। उठो और चलना शुरू करो, एक पुलिस कांस्टेबल ने विजय सहित उन लोगों के समूह पर चिल्लाया। हवलदार साहब, मैं विजय उठ खड़ा हुआ और हवलदार को समझाने की कोशिश करने लगा। चुप रहो, अगर तुम्हें कुछ कहना है तो पुलिस स्टेशन जाकर अपना बयान देना, उस कांस्टेबल ने विजय पर चिल्लाते हुए कहा। अब विजय के पास चुपचाप चलने के अलावा कोई और चारा नहीं था। इनमें से कोई भी पुलिस ऑफिसर उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं था। जब पुलिस वालों ने उन सभी लोगों को पकड़ लिया तो वो लोग उनको वहां से पुलिस स्टेशन के लिए बाहर ले जाने लगे। वो फीमेल ऑफिसर इस वक्त दरवाजे पर खड़ी थी। उसके चेहरे पर हिमंदी की तरह ठंडे भाव थे, मगर इससे उन मर्दों के समूह का उत्साह कम नहीं हुआ। उनकी उत्सुक आंखें तो उस फीमेल ऑफिसर के घुमावदार शरीर पर टकटकी लगा रही थीं, और वो लोग वहशी जानवरों की तरह आवाजें निकालने लगे।
तुम लोग क्या कर रहे हो? चुपचाप चलो, एक कांस्टेबल ने उन लोगों को धक्का मारते हुए कहा। तभी विजय को किसी ने पीछे से धक्का मारा और वो उन लोगों के बीच से आगे आ गया। जब उस फीमेल ऑफिसर ने उसको देखा तो उसकी आंखें छोटी हो गई, क्योंकि उसे लगा यह भी उन्हीं लोगों में से है जो अभी उसे देख जानवरों की तरह चिल्ला रहे थे। जब विजय ने उसकी आंखों को अपने ऊपर महसूस किया तो वो आंखें चुराते हुए दूसरी ओर देखने लगा। जैसे ही विजय की आंखें दूसरी ओर घूमी, उसे अपनी आंख के कोने से दिखा एक आदमी भीड़ से निकल उस फीमेल ऑफिसर पर चाकू से वार करने वाला था। जब सभी पुलिस वालों की भी उस आदमी पर नजर गई, उनके हाव भाव बदल गए, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। उस आदमी ने उस फीमेल ऑफिसर पर चाकू से वार कर दिया था। अपने ऊपर हुए इस अचानक वार की उस फीमेल ऑफिसर को भी कोई उम्मीद नहीं थी, जिसे देख उसके चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि अक्सर वेश्याओं के समूह को पकड़ते वक्त कोई ऐसा हिंसक हादसा नहीं होता था। मगर जैसे ही उस आदमी का चाकू उस फीमेल ऑफिसर को लगने वाले था, अचानक किसी बिजली की स्पीड से आई एक परछाई ने उसे अपने गले से लगा वहां से हटा दिया। उस आदमी का वार खाली चला गया। तुरंत सभी पुलिस वाले हरकत में आए और उस आदमी को धर दबोचा, मगर जब उस परछाई ने उसे अचानक से पकड़कर दूसरी ओर हटाया था, उस फीमेल ऑफिसर के पैर लड़खड़ा गए और वो उस परछाई को अपने साथ लेकर नीचे गिर गई। जैसे ही उस परछाई और उसकी नजर आपस में मिली तो एक पल के लिए वो फीमेल ऑफिसर उसे देखते ही रह गई, क्योंकि यह कोई और नहीं बल्कि विजय ही था। जब उसने अपनी आंख के कोने से उस आदमी को वार करते देखा, वो अपनी कुछ दिन पहले ही बढ़ी शक्तियों का इस्तेमाल कर उस फीमेल ऑफिसर के पास किसी बिजली की स्पीड से पहुंच गया। विजय जब उस फीमेल ऑफिसर के ऊपर गिरा हुआ था, उसे एक मंत्र मुग्ध करने वाली खुशबू उसकी बॉडी से आ रही थी। उसकी बॉडी बहुत नरम थी, जैसे किसी तकिए की तरह गुदगुदी। लेकिन जब विजय ने उसकी गहरी काली चमकती आंखों में गुस्सा देखा तो उसे कुछ समझ आया और वो उसके ऊपर से उठने लगा, मगर तभी वो फिसल गया और वापस उसके ऊपर गिर गया और उसके हाथ किसी नरम चीज पर जा लगे। ये देख उस फीमेल ऑफिसर की आंखें बड़ी और गोल हो गईं। उसकी आंखों से इस वक्त आग के जलते हुए अंगारे निकल रहे थे। जब विजय को अपनी गलती का एहसास हुआ, वो जल्दी से खड़ा हो गया। इस वक्त उसका चेहरा पके हुए सेब की तरह लाल हो गया। मैं सॉरी, मुझसे ये सब गलती से हो गया, मेरी कोई गलत इंटेंशन नहीं थी, उसने डरते हुए कहा। उस फीमेल ऑफिसर ने अपने दांत कसकर भींचे और विजय को ऐसे देखने लगी जैसे वो उसका आंखों ही आंखों से खून कर देगी। लेकिन जैसे ही विजय ने एक बार फिर से उसकी ओर देखा तो उससे अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं हुआ और वो उससे चिल्लाते हुए बोली, बेशर्म, गंदे इंसान। विजय को लगा फिर से वो फीमेल ऑफिसर उसे गलत समझ रही है। एक तो उसने उसकी जान बचाई थी और इसके अलावा वह शुक्रिया कहने के बजाय उसे ही बेशर्म और गंदा कह रही थी। भलाई को तो कुछ जमाना ही नहीं है, विजय ने एक गहरी सांस लेते हुए निराशाजनक आवाज में कहा। जल्दी चलो, भीड़ के सामने मौजूद एक पुलिस वाले ने जोर से चिल्लाते हुए कहा। फिर उन सभी लोगों को एक पुलिस वैन में बैठाया गया और विजय भी उन सभी के साथ उसी वैन में था। फिर पुलिस वैन स्टेशन की ओर निकल पड़ी। कुछ देर बाद विजय एक इंटेरोगेशन रूम में सीधा बैठा हुआ था। उसके सामने दो पुलिस ऑफिसर बैठे थे, जिनमें से एक खूबसूरत फीमेल ऑफिसर थी। उस फीमेल ऑफिसर के एक्सप्रेशन एकदम ठंडे थे और वो विजय को ऐसे देख रही थी जैसे उसको जान से मारकर कुत्तों को खिला देगी। तुम्हारा नाम क्या है? उस फीमेल ऑफिसर के बगल में बैठे मेल ऑफिसर ने पूछा। विजय, तुम्हारी उम्र क्या है और तुम कहां से हो? मैं 18 वर्ष का हूं और नगीना गांव से हूं। क्या तुम स्कूल जाते हो? नहीं, मैंने पिछले साल ही स्कूल छोड़ दिया था और अब एक डिलीवरी बॉय की जॉब करता हूं, विजय ने कहा। विजय का जवाब सुन मेल ऑफिसर की भौहें सिकुड़ गईं और उसने विजय को घृणा भरी नजरों से देखते हुए कहा, ओह अच्छा, तभी तो। इसमें कोई बड़ी बात नहीं जो तुम अभी से यह सब काम करने लग गए। वैसे तुम अपनी गलती मानते हो जो कुछ आज तुमने किया। क्या विजय इन ऑफिसर को अपनी बेगुनाही का सबूत दे पाएगा या फिर उसे हो जाएगी जेल? आखिर क्या होने वाला है विजय के इस सुपर बिजनेसमैन बनने वाले सफर में? जानने के लिए बने रहे हमारी कहानी के सुपर बिजनेसमैन के साथ सिर्फ जेडे एक्सप्लेनर नोवेल पर। अदिति ने गुस्से में टेबल पर जोर से थप्पड़ मारा। उसे फिर से कुछ देर पहले वाला सीन याद आ गया। ये लड़का मुझे पागल कर देगा, इसको पता है मुझे कैसे गुस्सा दिलाना है। अच्छा, तो फिर मुझे बताओ, तुम किस चीज को बेचने गए थे?
उसके नुकीले दांतों से शब्द एक एक करके निकल रहे थे। ओह, वो एक ब्यूटी क्रीम है। विजय ने अपना बैकपैक खोला और अपनी हथेली के लगभग आधे आकार का एक छोटा धातु का डिब्बा निकालते हुए कहा। उसने ढक्कन खोल दिया। डिब्बे के अंदर एक शुद्ध सफेद क्रीम थी जिससे एक खुशनुमा सुगंध निकल रही थी। यह ब्यूटी क्रीम प्राचीन जड़ी बूटियों से बनाई गई है। यह स्किन को सफेद कर सकती है और किसी भी दाग को हटा सकती है ताकि आपकी स्किन नरम और चमकदार हो जाए, विजय ने समझाया। यू नॉनसेंस बॉय, तुम किसे धोखा दे रहे हो? यह सब सरासर धोखा है, मेल ऑफिसर ने मजाक उड़ाते हुए कहा। सर, आप मेरी बात का विश्वास तो करो। मैं अपने पूर्वजों की कसम खा सकता हूं कि क्रीम काम करती है। क्या आप एक बार ट्राई कर दिखेंगी मैम? आप इसे फ्री में ले सकती हैं, विजय ने अदिति से कहा। इसे तुम अपने पास ही रखो। कौन जानता है कि इस बकवास सी क्रीम के अंदर क्या है? अदिति ने उसे घृणा की नजरों से देखते हुए कहा। तो फिर कोई बात नहीं, विजय ने कड़वाहट से कहा। तभी इंटेरोगेशन रूम का दरवाजा खुलता है। एक पुलिस कांस्टेबल अंदर आया और अदिति के कान में कुछ फुसफुसाया। हमने अच्छे से चेक किया है। किसी को उम्मीद नहीं थी कि वो आदमी एक हत्यारा था। यही कारण था कि उसने भागने की कोशिश करते हुए आप पर हमला किया। ऐसा लगता है कि हमने बहुत अच्छा काम किया है। जहां तक इस बच्चे की बात है, वो निर्दोष है। दोनों लड़कियों ने उसके लिए गवाही दी है। विजय ने राहत की सांस ली, मगर अदिति का चेहरा कठोर लग रहा था। क्या मैं अब जा सकता हूं, ऑफिसर? विजय ने कहा। इस वक्त उसके चेहरे पर एक चौड़ी मुस्कान थी। अदिति ने मेज को धक्का दिया क्योंकि उसका चेहरा गुस्से से काला हो गया था। वह अपनी सीट से खड़ी हुई और अपनी आकर्षक आंखों से सीधे विजय की ओर देखने लगी। फिर वो गुस्से में मुड़ी और रूम से बाहर चली गई। अब तुम जा सकते हो, वहां खड़े उस मेल ऑफिसर ने उसे बताया। जब वह पुलिस स्टेशन से निकला तो अंधेरा हो चुका था। मुझे पहले अपनी बाइक लानी होगी। वो अभी भी पैराडाइज सपा के सामने होनी चाहिए। विजय ने अपना बैकपैक लटकाया और सपा की ओर निकल गया। शहर की रातें दिन के मुख आबले चकाचौंध करने वाली और रंगीन होती है। यहां अंधकार भी कहीं छुप जाता है। विजय रात की ठंडी हवा का आनंद लेते हुए सड़कों पर चलते हुए सुकून महसूस कर रहा था। उसके जीवन की दिशा पहले से ही बदल रही थी। जब तक वो इस सुहाने सफर पर चलता रहेगा, उसे इज्जत और पैसा दोनों की कभी कमी नहीं होगी। वो इन्हीं सोच विचार में सड़क पर तेजी से अपनी मंजिल की ओर बढ़े जा रहा था। लेकिन तभी उसे चलते चलते किसी की आवाज सुनाई दी। ब्यूटीफुल गर्ल, कहां जा रही हो? आओ थोड़े हमारे साथ भी मजे कर लो। कुछ लोगों की हंसी से भरी आवाज सुनाई दी। उन लोगों के इंटेंशंस कुछ अच्छे नहीं लग रहे थे। ये कितनी हॉट है यार, किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं लग रही है। अगर ये मेरे साथ रात गुजारने को तैयार हो जाए, मैं अपनी 3 साल की कमाई इसके नाम कर दूं। 3 साल क्या है, मैं 5 साल की कमाई देने को तैयार हूं। उन लोगों के मजाक के बीच में एक लड़की की कांपती हुई आवाज भी सुनी जा सकती थी। जाओ, चले जाओ, मुझे मत छुओ। वो रुक रुक कर बोल रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे वो नशे में थी। विजय के जबड़े कस गए और उसकी भौहें सिकुड़ गईं। उसके आगे की सड़क पर कुछ बार थे। शायद ये लोग वहीं से आए होंगे। विजय हमेशा से एक अच्छा लड़का रहा है। वो अपने सामने किसी को तंग करते हुए देखना बर्दाश्त नहीं कर पाता था। पिछली बार भी वो इसी दयालुता के चलते हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था। पहले तो वो कमजोर होने के बावजूद भी लोगों की मदद करता था, मगर अब तो उसके पास कुछ शक्तियां भी थीं, जिनकी मदद से वो किसी की भी बिना डरे मदद कर सकता था। इसके अलावा हर गर्म खून वाले आदमी के दिल में हीरो बनने की इच्छा होती है। विजय भी उन्हीं में से एक था। यह मेरी शक्तियों को आजमाने का सही मौका है, विजय ने अपनी मुट्ठी कसते हुए कहा, और वो उन लोगों की ओर गर्मजोशी से बढ़ गया। बहुत जल्द उसने एक लड़की को लड़खड़ाते हुए देखा। उसके बाल बिखरे हुए थे, जिस वजह से वो उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था। हालांकि उसका कामुक शरीर बहुत लुभावना था। उसका फिगर अच्छे से वेल मेंटेन था। उसने एक काली वेस्टर्न जैकेट और एक टाइट मिनी स्कर्ट पहनी हुई थी, जिसमें उसके शरीर के कर्व दिखाई दे रहे थे। उसके लंबे और सीधे पैर काले पैंटीहॉज में थे। उसने पैरों में हाई हील्स पहनी हुई थी, जो 7 या 8 सेंटीमीटर लंबी थी। वो लड़की बिल्कुल नशे में धुत थी और मुश्किल से अपना बैलेंस बनाए हुए थी। उसके पीछे 5-6 आदमी थे। वे गुंडों की तरह कपड़े पहने हुए थे और कहीं से भी अच्छे इंसान तो नहीं दिख रहे थे। ध्यान से चलो ब्यूटीफुल गर्ल, कहीं गिर मत जाना। रुको, हम तुम्हारी मदद करते हैं। तुम जानती नहीं मैं कौन हूं?
आई एम गोल्डन स्पीयर, चलो मेरे साथ, आज रात हम मिलकर मजे करेंगे। ये गोल्डन स्पीयर नाम का आदमी शायद उन लोगों का लीडर था। वो फिर अश्लील ढंग से मुस्कुराया और उस लड़की की ओर हाथ बढ़ाने लगा। रुको! सड़क पर एक झोर की आवाज सुनाई दी। वो लीडर डर गया और उसने अपना हाथ पीछे हटा लिया। वो हैरान था, आखिर इस वक्त वहां कौन आ गया। उसने चारों ओर देखा, तभी उसको सामने से आता एक यंग लड़का दिखाई दिया। ये मूर्ख कहां से आया? शायद इस लड़की को बचाकर हीरो बनना चाहता है। ये मजेदार है। वह अपना पेट पकड़ते हुए जोर जोर से हंसा। उसके पीछे खड़े सभी गुंडे भी हंसने लगे। इस बेवकूफ लड़के के दिमाग में कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? शायद इसके दिमाग में गोबर भरा हुआ है। अपनी ओर आ रहे लड़के का मजाक उड़ाते हुए उन गुंडों ने कहा। उन गुंडों को देख ऐसा लग रहा था जैसे वो सभी 25-30 के रहे होंगे और उन्होंने गैंगस्टरों की तरह कपड़े पहने थे। उनके लीडर ने एक टाइट लेदर जैकेट पहनी हुई थी और उसके बाल पीले रंग के थे। उसकी आंखें झुकी हुई थीं और अश्लील नजर आ रही थीं। उस लीडर ने विजय की ओर देखा और हंसते हुए कहा, बच्चे, अपने काम पर ध्यान दें। आज मेरा मूड अच्छा है और मैं अपने हाथों को गंदा नहीं करना चाहता। वो फिर अपने आदमियों की ओर मुड़ा और उनको आदेश देते हुए कहा, जाओ, जल्दी इस लड़की को पकड़ो और अपने अड्डे पर लेके चलो। अपने बॉस का आदेश सुनते ही अन्य गुंडों ने उत्साह से अपनी हथेलियों को रगड़ा और उस लड़की की ओर बढ़ने लगे। रुको! विजय ने चिल्लाते हुए कहा और उन लोगों की ओर भागने लगा। उसे मत छूना, गंदी नाली के कीड़ों! बच्चे, अपने काम से काम रख, वरना तुम यहां से जिंदा बचकर नहीं जाओगे। एक गुंडे ने अपनी बाजू ऊपर की ओर मोड़ते हुए कहा, लेकिन विजय को अभी भी खुद की ओर आते देख उस गुंडे का चेहरा सख्त और डरावना हो गया और उसने विजय पर एक जोरदार मुक्के से वार किया। उस मुक्के में बहुत ताकत थी और वो किसी बिजली की स्पीड से हवा को चीरते हुए विजय की तरफ बढ़ रहा था। इस मुक्के की ताकत को देख एक आम आदमी घबराकर बेहोश हो जाता, लेकिन विजय अब कोई सिंपल लड़का नहीं रहा था। जब गुंडे ने अपनी मुट्ठी उठाई तो वो डरने की बजाय खुश दिखाई दे रहा था। अपनी ओर बढ़ते उस ताकतवर मुक्के को देख उसने भी अपनी मुट्ठी कसकर बंद की। बेवकूफ बच्चे, वो गुंडा मुस्कुराया, क्योंकि वो दिखने में काफी हट्टा कट्टा था। उसकी हाइट कम से कम 6 फुट की होगी। विजय तो उसके सामने एक दुबला पतला सा जवान लड़का था। क्या विजय अपनी बढ़ी हुई शक्तियों की मदद से इन गुंडों को मार पाएगा या फिर ये सभी गुंडे एक साथ मिलकर उस पर पलटवार कर देंगे? आखिर क्या होगा विजय के इस अमीर बनने के सपने में? जानने के लिए बने रहे हमारी कहानी के सुपर बिजनेसमैन के साथ सिर्फ ZA एक्सप्लेनर नोवेल पर। एक दूसरे से टकरा गई। मुट्ठियों के टकराते ही उस गुंडे के चेहरे का रंग उड़ गया और वो एक जगह जमा का जमा रह गया। उसकी आंखें फट की फटी रह गईं। अब उसके चेहरे पर दर्द साफ देखा जा सकता था। उसके माथे से पानी भी टपकने लगा था। आह! उसकी दर्द भरी चीख शांत रात में चारों ओर फैल गई। वो आदमी कुछ कदम पीछे हटते हुए एक कार से जा टकराया। कार से टकराने के तुरंत बाद उसने अपना दाहिना हाथ पकड़ लिया और दर्द की वजह से कांपने लगा। इस वक्त उस गुंडे की आंखों में विजय को देख डर साफ साफ देखा जा सकता था। उसको ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसने किसी राक्षस को देख लिया हो। बाकी गुंडे उसकी ये हालत देख हैरान दिख रहे थे। उन लोगों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। एक 17 या 18 वर्षीय जवान लड़के ने एक हट्टे कट्टे आदमी को केवल एक मुक्के से हरा दिया था। तू हमारे साथ मजाक कर रहा है ना? पीले बाल वाले गुंडे ने अविश्वास से अपनी आंखें रगड़ते हुए उस आदमी से पूछा। अपने मुक्के का उस आदमी पर इतना गहरा असर देख विजय खुद हैरान था। उसने तो पहाड़ी पर जाकर अपनी ताकत का टेस्ट किया था, मगर आज पहली बार उसने अपनी ताकत का असर किसी इंसान पर देखा था। हाँ भाई, तुम लोग अभी भी लड़ना चाहते हो या फिर चुपचाप यहां से पतली गली पकड़ निकल जाओगे? विजय ने उनसे मजे लेते हुए पूछा। अब उसे किसी से डरने की जरूरत नहीं थी। बच्चे, तू होता कौन है मुझे धमकी देने वाला? जब तू पैदा भी नहीं हुआ होगा तब से मैं इन इलाकों पर राज कर रहा हूं और तू मुझसे लड़ना चाहता है? मुझसे से तुझे शायद पता नहीं गोल्डन स्पेयर किस बला का नाम है। फिर उस गोल्डन स्पेयर नाम के आदमी ने अपनी पीठ से एक स्विच ब्लेड निकाला और विजय पर अटैक करने के लिए बढ़ा। उसके पीछे सभी गुंडों ने भी अपने अपने ब्लेड निकाले और उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगे। बच्चे, आज तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। गोल्डन स्पेयर नाम के गुंडे का चेहरा सख्त था।
उसने विजय की छाती पर ब्लेड घोंपने के लिए अपना हाथ उठाया। विजय ब्लेड को देखकर थोड़ा घबरा गया, क्योंकि पिछली बार भी वो एक चाकू की वजह से ही हॉस्पिटल में आधे महीने के लिए एडमिट रहा था। लेकिन उसने तुरंत अपनी घबराहट को छोड़ उन सभी पर फोकस किया और अपने तेज रिफ्लेक्स की मदद से सभी गुंडों की पोजीशन को एक बार अच्छे से देखा। जैसे ही गोल्डन स्पेयर नाम के गुंडे की ब्लेड उसे लगने वाली थी, उसने अपने पैरों को ट्विस्ट किया और ब्लेड लगने से बच गया। लेकिन उसने फिर से एक बार अपने पैरों को ट्विस्ट किया और किसी बिजली की स्पीड से गोल्डन स्पेयर के छुरे वाले हाथ को पकड़ लिया और उस हाथ को किसी रबर बैंड की तरह मोड़ दिया। हर किसी को हड्डी टूटने की आवाज सुनाई दी और उसके तुरंत बाद एक दिल दहला देने वाली दर्द भरी आवाज सुनी, ब्रो डैनी। बाकी गुंडे उसकी मदद तो करना चाहते थे, लेकिन वो अभी उनसे थोड़ी दूरी पर थे। विजय की आंखों में जैसे खून उतर आया हो। उसने डैनी उर्फ गोल्डन स्पेयर को एक हाथ से ऊपर उठाया और उसे किसी फिरकनी की तरह फिराते हुए बाकी बचे गुंडों की तरफ बढ़ने लगा। अपने बॉस की यह हालत देख वो सभी गुंडे घबरा गए थे। तभी फिरता हुआ डैनी एक गुंडे के ऊपर आकर गिरा और वो गुंडा गिरकर बेहोश हो गया। विजय बचे गुंडों की ओर ऐसे झपटा जैसे कोई बाघ किसी भेड़ों के झुंड पर झपट रहा हो। अगले ही पल लात घूंसों के पड़ने की आवाजें गूंजने लगीं। लगभग 2 मिनट बाद सभी गुंडे बच्चों की तरह रोते हुए फर्श पर बिखरे पड़े थे। ओह, मजा आ गया आज तो, विजय ने अपने हाथों को झटका और एक गहरी सांस छोड़ते हुए बोला। उन सभी गुंडों ने रोना छोड़ एक दूसरे को सहारा देकर खड़ा किया। एक पल के लिए विजय की आंखों में देखा, जिन्हें देख उनके सारे शरीर में कंकपी दौड़ गई और उन्होंने डरते और अटकते हुए कहा, यह लड़का इंसान नहीं है बल्कि इंसान के भेष में हैवान है। इतना कह वो सभी के सभी वहां से ऐसे दुम दबाकर भागे जैसे कोई कुत्ता शेर को देखकर भाग रहा हो। यार कैसे गुंडे थे, इतनी जल्दी भाग गए, अभी तो मजा आना चालू हुआ था, विजय ने कहा और उन लोगों के वहां से भागने के बाद पीछे मुड़कर देखा। पीछे वो लड़की नशे में धुत लड़खड़ाते हुए एक कार का सहारा लेकर खड़ी थी और ऐसा लग रहा था कि वो किसी भी टाइम गिर सकती थी। विजय एक पल के लिए हिचकिचाया, लेकिन फिर भी आगे बढ़ गया। अरे मिस, आप ठीक तो हैं? उसने उस लड़की को सहारा देने के लिए एक हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, लेकिन उस लड़की ने उसका हाथ झटकते हुए कहा, नहीं, मुझे मत छुओ, चले जाओ। फिर वो तेज तेज किसी बच्चे की तरह खिलखिलाकर हंसने लगी। विजय के हाथ को दूर धकेलते वक्त वो आधी मुड़ गई थी। विजय को उसकी आकर्षक साइड प्रोफाइल दिखाई दी। उसकी स्किन बिल्कुल किसी हाथी के दांत की तरह सफेद, उसके मंत्रमुग्ध करने वाले लाल होंठ, लंबी सीधी नाक, उसकी पतली फीनिक्स आंखें। सच में इस लड़की को शायद ऊपर वाले ने फुर्सत में बनाया था। इस वक्त उसके काले घने लंबे बाल चांद की चांदनी रोशनी में इधर उधर लहरा रहे थे। उसकी खूबसूरती देख विजय की एक पल के लिए सांसें रुक गई थी। आज मेरे साथ क्या हो रहा है? एक दिन में दो खूबसूरत लड़कियों से सामना, विजय ने खुद से कहा। आज से पहले सड़कों पर चलते टाइम उसे कभी भी एक सुंदर लड़की की छाया तक नहीं मिली और आज तो दो लड़कियों से सामने पर्सनैलिटी थी। तभी उसके सामने खड़ी लड़की के पैर लड़खड़ाए और वो नीचे गिरने लगी, मगर इससे पहले वो नीचे गिर पाती, विजय ने उसे कमर से पकड़ लिया। हेलो मिस, आप ठीक है? आपका नाम क्या है? आप रहती कहाँ हैं? विजय ने जोर से पूछा। उस लड़की ने कुछ बड़बड़ाया, मगर विजय को उसके बड़बड़ाने से कुछ भी समझ नहीं आया, क्योंकि वो लड़की नशे में धुत थी, जिसे खुद ही नहीं पता वो क्या कह रही थी। कुछ देर बाद उसने बड़बड़ाना भी बंद कर दिया और विजय की बाहों में ही सो गई। विजय उस लड़की को आंखें फाड़ कर देखे जा रहा था, क्योंकि अब उसे समझ नहीं आ रहा था वो करे तो करे क्या। विजय उसे यूं ही सड़क पर भी नहीं छोड़कर जा सकता था। विजय को अगर उसके घर के बारे में पता होता, शायद वो उसे वहां छोड़ देता, मगर उसे उसके घर का भी नहीं पता था। फिर मैं इसे एक होटल के कमरे में छोड़कर आ जाता हूं, वो केवल बस यही कर सकता था। विजय फिर उसे सहारा देकर पास ही की होटल में लेकर जाने लगा। उनसे लगभग 100 मीटर दूर एक होटल थी। होटल पहुंच विजय उसे गोद में उठाता है और एक रूम में ले जाता है। रूम में घुसने के बाद विजय ने उसे बेड पर फेंक दिया। फिर उस लड़की ने बेड पर पड़े पड़े ही कहा, गर्मी, यहाँ इतनी गर्मी क्यों है? वो नशे में बड़बड़ा रही थीं। फिर वो अपने कपड़े उतारने लगी। मिस, आप क्या कर रही हैं? विजय ने घबराते हुए कहा। जब वो अगले दिन उठती है और खुद को बिना कपड़ों के होटल रूम में पाती,
पता नहीं वो खुद से कैसे नजरें मिला पाती। विजय ने फिर पास में पड़ा कंबल उठाया और उसको अच्छे से ढक दिया। वो लड़की कंबल पकड़ते हुए पलट गई, फिर एक बार फिर से सो गई। उसको सोते देख विजय ने एक राहत की सांस ली और फिर सोफे पर बैठ गया। विजय उसको होटल रूम में अकेला छोड़कर नहीं गया और सुबह तक उसके होश में आने का इंतजार करने लगा। फिर उसने अपना बैकपैक खोला, कुछ औषधीय जड़ी बूटियों को निकाला और आध्यात्मिक तरल बनाना शुरू कर दिया। सुबह की चमकती धूप पर्दे में दरारों से होते हुए कमरे में आ रही थी, जिससे कमरा हल्का हल्का सा रोशन हो रखा था। विजय बिस्तर पर पैर मोड़कर बैठा था। वो पूरी रात आध्यात्मिक तरल बना रहा था। इस वक्त उसका शरीर भी ज्ञान चक्र की रोशनी से चमक रहा था, लेकिन वो अभी भी ज्ञान चक्र के फर्स्ट लेवल पर था। ज्ञान चक्र 3 लेवल्स में बटा हुआ था, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल और थर्ड लेवल। ज्ञान चक्र के फर्स्ट लेवल में होने के बावजूद भी उसे कमजोर माना जा सकता था, क्योंकि वो जादू टोना करने या ताबीज बनाने में सक्षम नहीं था। इन तकनीकों के लिए उसे कम से कम ज्ञान चक्र के सेकंड लेवल और थर्ड लेवल पर महारत हासिल करनी पड़ती। उसने अंदाजा लगाया, शक्तियां बढ़ाने की इस स्पीड से वो बस कुछ और महीनों में सेकंड लेवल पर पहुंच जाएगा। विजय ने अपनी आंखें खोली जब उसने अपने चेहरे पर सूरज की रोशनी की किरण महसूस की। सुबह हो चुकी है, विजय ने उबासी ली और अंगड़ाई काटी। पूरी रात ना सोने के बावजूद भी वो अच्छे मूड में था। फिर उसने खिड़कियों पर लगे सभी पर्दे हटा दिए। सुबह की धूप सुकूनदायक महसूस हो रही थी। उसने मुड़कर देखा कि दूसरे बिस्तर पर कंबल के नीचे कुछ हलचल हुई। फिर कंबल के नीचे से एक सिर निकला। एक जोड़ी हाथों ने नींद भरी आंखों को मसला। एक लड़की उठी और अपनी बाहों को फैलाते हुए जम्हाई ली। बाहों को फैलाने से उसको ढकने वाला कंबल नीचे गिर गया। कंबल नीचे गिरते ही एक अद्भुत दृश्य दिखा। उस लड़की की पतली कमर पानी के सांप की तरह चमक रही थी। जैसे जैसे वो इधर उधर अंगड़ाई ले रही थीं, उसकी पतली कमर भी सांप की तरह इधर उधर लहरा रही थी। वो सुबह की धूप में किसी कलाकृति की तरह चमक रही थी। उसकी आलसी हरकतें उसे और भी आकर्षक बना रही थीं। विजय ने बिना पलक झपकाए उसकी ओर देखा। उसने महसूस किया कि उसकी नाक गर्म हो गई थी और लगभग खून निकलने ही वाला था। वो लड़की इस सब से बेखबर, बिना दुनिया की परवाह किए अंगड़ाई लेते हुए जम्हाई ले रही थी। लगभग 10 सेकंड बाद उसे एहसास हुआ कि कुछ तो ठीक नहीं था। उसने मुड़कर देखा कि विजय खिड़की के पास खड़ा है। फिर उसने अपने शरीर को देखा। उसका आकर्षक चेहरा पीला पड़ गया और उसने एक जोरदार चीख मारी। यू हबशी जानवर, तुमने मेरे साथ क्या किया? उसने कंबल को पकड़कर अपने शरीर के चारों ओर लपेट लिया। उसके चेहरे पर घबराहट और असहायता के भाव था। वो मानसिक रूप से टूटने की कगार पर थी। क्या उसकी इज्जत, जो उसने इतने सालों से सुरक्षित रखी थी, इतनी लापरवाही से खो गई थी? विजय ने जल्दबाजी में समझाया, मिस, आप गलत सोच रही हैं। मैंने कुछ नहीं किया। मैं कल एक बार के पास से गुजर रहा था जब मैंने कुछ गुंडों को आपको परेशान करते देखा, इसलिए मैंने उनका पीछा किया। मैंने आपको घर वापस भेजने के बारे में भी सोचा था, लेकिन आप बेहोश हो गई थी। मुझे नहीं पता था कि आप कहाँ रहती हो, इसलिए मैं आपको यहां ले आया। मैंने वास्तव में कुछ नहीं किया। आपने अपने कपड़े खुद ही उतारे थे। क्या विजय इस अनजान लड़की को दिला पाएगा अपनी बातों का यकीन, या फिर वो उसे ही गलत समझेगी? क्या गोल्डन स्पेयर नाम के उस गुंडे का किस्सा खत्म हो गया, या फिर वो लेने आएगा विजय से जानने के लिए बदला? बने रहे हमारी आखिर क्या कहानी के होने सुपर बिजनेसमैन के साथ सिर्फ ZA एक्सप्लेनर नोवेल पर। की सारी बातें सुनकर उस लड़की के चेहरे के भाव थोड़े शांत हो गए थे। उसने धीरे से सांस ली। उसे अपने शरीर के साथ कुछ गलत हुआ भी महसूस नहीं हो रहा था। उसने याद करने की कोशिश की कि पिछली रात को क्या हुआ था। उसे सब कुछ याद आ गया था। विजय ने जो कुछ बताया था वो सब सच था। जब उसे खुद ही कपड़े उतारने की बात याद आई, उसने अपना सिर नीचे झुका लिया। उसका चेहरा गुस्से में लाल हो रहा था। आई एम सॉरी। उसकी आवाज मच्छर की आवाज जैसी धीमी थी। इट्स ओके, विजय ने अजीब ढंग से कहा। फिर उन दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी छा गई। क्या तुम थोड़ी देर के लिए पीछे पलट सकते हो? उस लड़की ने अपना सिर ऊपर उठाया और लगभग रिक्वेस्ट करते हुए कहा। ओके। विजय तुरंत दूसरी ओर मुड़ गया। उसके पीछे कपड़े पहनते हुए उस लड़की ने विजय से पूछा, कल रात जो तुमने मेरी मदद की उसके लिए थैंक्स। तुम अभी बहुत यंग हो। क्या तुम अभी भी एक स्टूडेंट हो?
नहीं, मैं अब स्कूल नहीं जाता, मैं अब डिलीवरी करता हूं। विजय को यह बताते हुए अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि स्कूल छोड़ना उसके सबसे बड़े रिग्रेट्स में से एक था। ओह, उसने विजय की बात सुनी, फिर आगे कुछ नहीं बोली। विजय के होंठ कस गए। उसने सोचा कि वो उसे नीचा दिखा रही होगी। वो देख सकता था कि ये लड़की एक हाई प्रोफाइल बैकग्राउंड से है। वो या तो अमीर थी या फिर अमीर लोगों से अच्छी से जुड़ी हुई थी और उस जैसे गरीब लोगों को घटिया नजरों से देखती होगी। हो गया, उस लड़की ने कुछ मिनट बाद कहा। विजय ने मुड़कर देखा तो उसकी आंखें चमक उठीं। उसके सामने मौजूद लड़की ने उस पर एक अलग ही छाप छोड़ी थी। उसने ठीक से कपड़े पहने हुए थे और साथ ही आकर्षक भी लग रही थी। उसकी सुंदरता को बयान करने के लिए शब्द नहीं थे। तंग मिनीस्कर्ट और काली पैंटीहॉज में वो पहले से भी ज्यादा आकर्षक लग रही थी। उस लड़की ने फिर अपने पर्स से एक बिजनेस कार्ड निकाला और विजय को दिया। फिर धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, यह मेरा बिजनेस कार्ड है। यदि तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो तुम बिना झिझके मुझे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो। विजय ने उसे दिए गए कार्ड को ध्यान से देखा और हैरान रह गया। सोनम बाजवा, बाजवा कॉर्पोरेशन इंडस्ट्रीज प्रेसिडेंट। ये पढ़कर उसकी पलकें सिकुड़ गईं और उसके चेहरे पर आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी। ये तो बहुत अमीर खानदान से है और खुद भी एक प्रेसिडेंट की पोस्ट पर है। विजय ने अपने दिल में कहा, मुझे कुछ जरूरी काम याद आ गया, इसीलिए मुझे जल्दी जाना पड़ेगा। ओके बाय, मैं जा रही हूं। सोनम ने मुड़कर कमरे के दरवाजे की ओर रुख किया। उसने कुछ कदम चलने के बाद चलना बंद कर दिया। फिर अपना हैंडबैग खोला और अपना पर्स निकाला। उसने 100 रुपए के नोटों का एक बंडल निकाला और उसे विजय को सौंप दिया। इट्स फाइन। विजय ने हाथ हिलाकर इशारा किया कि उसे पैसा नहीं चाहिए, बस इन्हें रख लो, कम से कम रूम रेंट समझकर ही रख लो। सोनम ने जोर देकर कहा, तो ठीक है। विजय ने यह सोचकर पैसे ले लिए कि उसे बुरा ना लगे। ठीक है, ये तुम्हारे लिए है। विजय ने अपने बैकपैक से ब्यूटी क्रीम की एक बोतल निकालकर उसे देते हुए कहा, यह क्या है? सोनम ने अपनी भौहें सिकोड़ी और डाउट करते हुए पूछा। यह हैंडमेड ब्यूटी क्रीम है जो हमारे पारिवारिक नुस्खों द्वारा बनाई गई है, विजय ने कहा। पारिवारिक नुस्खा? वो हैरान दिख रही थी, लेकिन फिर सोनम ने क्रीम की बोतल ले ली। वो विजय को बुरा फील नहीं कराना चाहती थी। उसने फिर थैंक्स बोला और रूम से बाहर निकल गई। विजय ने उसको जाते हुए देखा। फिर उसने एक बार और उस बिजनेस कार्ड को अच्छे से देखा और उसे पॉकेट में रख लिया। ओ, मैं बाइक को कैसे भूल गया? विजय ने अपने माथे पर थप्पड़ मारते हुए कहा। उसे अभी अभी याद आया था कि उसकी 3 व्हीलर बाइक अभी भी पैराडाइज सपा के सामने खड़ी है। वो जल्दबाजी में सपा के सामने गया और पाया कि उसकी बाइक वहां से गायब थी। ओ नो, किस बास्टर्ड ने मेरी बाइक चुरा ली? विजय ने जोर से चिल्लाते हुए कहा। बाइक चोरी होने पर विजय ज्यादा परेशान नहीं हुआ, क्योंकि वैसे भी वो बाइक काफी पुरानी हो चुकी थी। उसने फिर आनंद जी की फोन कर बोल दिया कि वो आज छुट्टी पर रहेगा और बस पकड़कर अपने गांव की ओर निकल गया। वो अभी अभी घर पहुंचा था, तभी उसे मिस्टर मोहन का फोन आया। हेलो विजय, तुम अभी तक यहां क्यों नहीं आए? मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा हूं। बड़े भाई, मुझे सुबह सुबह कुछ जरूरी काम था जिसमें वक्त लग गया। मैं दोपहर तक शहर वापस आ जाऊंगा, विजय ने कहा। बड़े भाई, वैसे मिस ने ब्यूटी क्रीम ट्राई करी? उन्हें वो पसंद आई या नहीं? मिस्टर मोहन ने जोर से चिल्लाते हुए जवाब दिया। पसंद? वो उसे यूज करने के बाद से ही लगभग पागल हो रखी है। पागल हो गई है? नहीं नहीं, सचमुच पागल नहीं हुई है। वो खुशी से पागल हुई है और तब से ही वो तुम्हारे आने का इंतजार कर रही है। वैसे तुम्हारी ब्यूटी क्रीम चमत्कारी है, एकदम अद्भुत, मिस्टर मोहन ने फिर उत्साह भरी आवाज में कहा। विजय, शायद तुम्हारे पूर्वज कोई चमत्कारी बाबा रहे होंगे जो उनके पास इतने अद्भुत नुस्खे थे। हा, विजय अजीब तरह से हंसा। उसके पूर्वज और चमत्कारी बिल्कुल भी नहीं, वो तो बस किसान थे। विजय, याद रखना, जब आओ कुछ और बोतल भी साथ लेकर आना। पैसों की टेंशन मत लेना, मैं तुम्हें पूरे पैसे दूंगा, मिस्टर मोहन ने शालीनता से कहा। ठीक है बड़े भाई, मैं जब शहर आऊंगा तो कुछ और बोतल लेते आऊंगा, विजय ने कहा और फिर फोन काट दिया। 1 बोतल, 2 बोतलें, 3 बोतलें। विजय ने वजन घटाने वाली हर्बल चाय की बोतल को गिना जो मेज पर एक कतार में खड़ी थी। कुल 20 बोतलें थीं। 20 बोतलें? मेरे पास बस इतना ही है,
विजय घबराया, फिर वजन घटाने वाली हर्बल चाय की बोतलों को अपने बैकपैक में पैक किया। अगर वे 6,000 रुपए प्रति बोतल के हिसाब से बेचता है तो उसके पास 1,20,000 रुपए हो जाएंगे। और यह दूसरी औषधि, 1 बोतल 2, 8 बोतलें, इतना ही काफी है। उसने दूसरी औषधि भी अपने बैकपैक में डाल ली। बची ब्यूटी क्रीम, उसके कुल मिलाकर 10 डिब्बे थे। सभी प्रोडक्ट्स को पैक करने के बाद उसका बैकपैक फूला गया था। उसने ध्यान से बैकपैक पहना और फिर घर से चला गया। शहर में उसने एक और 3 व्हीलर बाइक खरीदी और काम पर निकल गया। जब वे DLF लेजर पार्क पहुंचा तो दोपहर का समय हो चुका था। विजय, तुम आखिरकार आ ही गए। इस वक्त मिस्टर मोहन अपने घर के सामने खड़ा था। विजय को आते देख वो खुश होते हुए चिल्लाया। विजय केवल एक दिन के बाद ही मिस्टर मोहन को पहचान नहीं पा रहा था। पहले वो लगभग 100-120 किलो का था, लेकिन अब वो बस 70-75 किलो का रह गया था। उसके फेस पर भी कुछ बदलाव आए थे और वो पहले से अधिक सुंदर लग रहा था। मिस्टर मोहन के बगल में एक 30 वर्षीय महिला खड़ी थी। वो मिस्टर मोहन की पत्नी थी और उसका नाम राधिका था। हेलो बड़े भाई, मिस। अपनी बाइक से उतरते हुए विजय ने उनको विश किया। विजय, तुम्हारी ब्यूटी क्रीम सच में अद्भुत है। ये देखो, एक दिन के बाद ही मेरी स्किन बहुत सुंदर हो गई। राधिका ने अपने एक हाथ की स्किन दिखाते हुए कहा। फिर उसने अपना दूसरा हाथ भी दिखाया। दोनों हाथों की स्किन का रंग अलग दिख रहा था। राइट साइड के हाथ की स्किन गोरी थी और लेफ्ट साइड के हाथ की स्किन थोड़ी डल दिख रही थी। इट्स ऑसम, विजय ने सोचा। विजय, तुम और भी क्रीम लाए हो क्या? एक बार मुझे दिखाना, राधिका ने बेसब्र होते हुए कहा। हाँ, मैं 10 डिब्बे लेकर आया हूं। विजय ने अपना बैकपैक खोला और ब्यूटी क्रीम के डिब्बे निकाले। राधिका के चेहरे पर खुशी साफ साफ देखी जा सकती थी। मेरे लिए भी कुछ लाए हो क्या विजय? मिस्टर मोहन ने भी इम्पेशेंट होते हुए कहा। इतनी भी जल्दी किस बात की ब्रो? रुको, मैं देता हूं। विजय ने एक एक करके सेक्सुअल औषधि की बोतलें निकाली। मिस्टर मोहन ने बोतलों को अपनी बाहों में ऐसे रखा जैसे वो अमूल्य खजाने हों। ओ माय गॉड, 8 बोतलें, मिस्टर मोहन ने खुश होते हुए कहा। और वजन घटाने वाली हर्बल चाय भी हैं, कुल 20 बोतलें। क्या आप उन सभी को लेना चाहते हो बड़े भाई? विजय ने मोहन से पूछा। बेशक, मैं उन्हें क्यों नहीं चाहूंगा। तुम्हारे पास जो कुछ भी होगा मैं ले लूंगा। मेरे दोस्तों ने इसे आजमाया था, अब उनको और भी हर्बल चाय चाहिए, मिस्टर मोहन ने कहा। तो ठीक है। विजय ने उसे पूरा बैकपैक ही दे दिया। रुको जरा, मुझे इनका हिसाब लगाने दो। ये औषधि, मैं तुम्हें इनके लिए 20-20 हजार रुपए दूंगा, इसलिए 8 बोतलें के 1,60,000 हुए। वजन घटाने की दवाएं के 6,000, नहीं 8,000। मेरे दोस्तों के पास बहुत पैसा है और आप जो भी कीमत मांगेंगे वे खरीद लेंगे, तो इनका भी 1,60,000। जहां तक ब्यूटी क्रीम की बात है, उसकी कीमत क्या है विजय? बड़े भाई, वो आप ही डिसाइड कर लो, विजय ने कहा। हम 5,000 ठीक है, तो 10 डिब्बों के हुए 50,000, कुल मिलाकर 3,70,000 रुपए हो गए। विजय, मैं इन पैसों को तुम्हारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करा दूंगा, मिस्टर मोहन ने कहा। ठीक है, विजय ने जवाब दिया। मिस्टर मोहन ने विजय की 3 व्हीलर बाइक पर रखे डिलीवरी पैकेज देखे और कहा, विजय, तुम्हारे पास अब तो काफी पैसा आ चुका है, फिर भी तुम डिलीवरी क्यों कर रहे हो? विजय, तुम्हें नहीं पता, मैंने कभी किसी की तारीफ नहीं की। सच में तुम पहले इंसान हो जिसको मैंने इतना एडमायर किया। विजय, तुम एक बहुत टैलेंटेड लड़के हो, फिर तुम अभी भी क्यों एक डिलीवरी बॉय की जॉब कर रहे हो? तुम बस इन प्रोडक्ट से ही काफी पैसे बना सकते हो। ठीक है, राधिका ने आगे कहा। विजय, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? अगर नहीं तो मैं तुम्हारे लिए कोई अच्छी लड़की देखूंगी। इट्स फाइन, विजय को शर्म आ गई। अरे बेटा, तुम्हें शर्म क्यों आ रही है? राधिका ने मुस्कुराते हुए कहा। विजय ने दोनों लोगों को अलविदा कहा, फिर अपनी 3 व्हीलर बाइक पर बैठ वहां से निकल गया। बाइक पर चलते उसने सोचा अब उसे नौकरी छोड़ देनी चाहिए। उसके पास अभी भी पहले मिले पैसों में से लगभग 60,000 रुपए बचे थे और अब के 3,70,000 लगाकर उसके पास 4,30,000 रुपए हो गए थे। सच में बस किस्मत का खेल होता है। कल तक उसके पास खाना खाने के लिए मुश्किल से पैसे बचते थे, लेकिन अब वो बस एक दिन में 2-3 लाख कमा सकता है। अगर वो ऐसे ही प्रोडक्ट्स बेचता रहा, भविष्य में उसके पास और भी ज्यादा पैसे होंगे। यह देखते हुए
कि इस समय उसके पास कुछ भी करने के लिए नहीं है, उसे इस बीच पैकेज देने में कोई दिक्कत नहीं थी। इसके अलावा जब वो हॉस्पिटल में एडमिट था तो आनंद जी ने उसकी नौकरी किसी और को नहीं दी, इसलिए तुरंत अपनी नौकरी छोड़ना कोई अच्छी बात नहीं होगी। उसने अब भी कुछ और समय के लिए जॉब पर रहना का डिसाइड किया ताकि आनंद जी पहले से ही उसका रिप्लेसमेंट ढूंढ ले। तभी उसकी जेब में रखा फोन वाइब्रेट करने लगा। उसके फोन में एक नोटिफिकेशन आया हुआ था जो बैंक अकाउंट में पैसे क्रेडिट होने का था। क्या विजय जल्द ही नौकरी छोड़ने वाला है? क्या सच में राधिका जी उसके लिए कोई गर्लफ्रेंड ढूंढने वाली थी? और क्या विजय फिर से मिलेगा सोनम बाजवा से? आखिर क्या हो? जानने के लिए बने रहे हमारी कहानी के सुपर बिजनेसमैन के साथ सिर्फ ZA एक्सप्लेनर नोवेल पर। 4,30,000। विजय के दिल की धड़कन रुक गई। अगर यह पहले की बात होती तो उसे नहीं पता था कि वह अपने पूरे जीवन में कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी इतना पैसा बचा सकता था या नहीं। क्या मुझे अपने लिए कुछ खरीदना चाहिए? अपने पहने हुए घटिया कपड़ों को देखते हुए उसने सोचा। उसने अपने हाथ में पुराना फोन और पैरों में फटे जूतों को भी देखा। उसने कुछ देर तक इसके बारे में सोचा, फिर सिर हिलाया। कोई बात नहीं, ये इतने भी जरूरी नहीं है। 4,30,000 ज्यादा नहीं होते और मैं इन्हें कुछ जरूरी चीजों पर खर्च करना पसंद करूंगा, जैसे कि औषधीय जड़ी बूटियां। अगर मैं जल्द ही ज्ञान चक्र के सेकंड लेवल पर पहुंच गया तो मैं जादू टोना करना भी शुरू कर सकता हूं। कपड़े और अन्य सामान सब मुंह माया हैं, वो ज्यादा जरूरी नहीं है। ठीक है, पर मुझे आनंद अंकल के लिए कुछ खरीदना चाहिए। फिर उसे अचानक मिस राधिका की कही बात याद आ गई। एक प्रेमिका के बारे में। विजय ने आह भरी। उसके दिमाग में एक छाया दिखाई दी। वो एक पोनीटेल वाली लड़की थी जो सुंदर, प्यारी और कोमल लग रही थी, और जब वो हंसती तो उसके गालों पर 2 प्यारे डिंपल दिखाई पड़ते। इस लड़की का नाम लावण्या था। वो उसकी पहली क्रश और गर्लफ्रेंड थी। स्कूल टाइम में वो एक कैजुअल रिलेशनशिप में थे, हालांकि बाद में उसकी जगह किसी और ने ले ली थी। वह व्यक्ति तनवीर था जो मेवात मॉडल स्कूल के प्रिंसिपल का बेटा था। इसी चक्कर में विजय का तनवीर से झगड़ा हुआ था और बाद में उसे स्कूल से निकाल दिया गया। असल में इस झगड़े की शुरुआत पहले तनवीर ने की थी। उसी ने पहले विजय को मुक्का मारा था, लेकिन वो प्रिंसिपल का बेटा था, इसलिए सभी ने उसे ही ठीक समझा और सारा ब्लेम विजय पर लगाकर स्कूल से निकलवा दिया। स्कूल छोड़ने और समय से पहले समाज में प्रवेश करने के बाद विजय ने गरीबी के कगार पर जीवित रहने के लिए संघर्ष किया था। उसने फिर कभी भी रिलेशनशिप के बारे में नहीं सोचा। अब जब राधिका ने इसका जिक्र किया था तो उसकी यादें ताजा हो गई थीं। ये सब सोचते सोचते उसका ध्यान मिस अहाना पर चला गया। उसका सुंदर चेहरा उसके दिमाग में आ गया। वो अपनी बाइक से नीचे उतर गया और एक पैकेज देखने लगा। उस पैकेज पर लिखे एड्रेस को देख उसकी नजर वहीं अटक गई। लेजर पार्क, हाउस नंबर 7। ये तो मिस अहाना के लिए है। विजय एड्रेस पढ़ते हुए हैरान दिख रहा था, क्योंकि ये एक संयोग ही था। कुछ देर पहले वो मिस अहाना के बारे में ही सोच रहा था। उसने उसे फोन किया और पाया कि वो अभी घर पर ही है। फिर जल्दबाजी में घर नंबर 7 पर चला गया। उसने दरवाजे की घंटी बजाई और जल्दी ही दरवाजा खोल दिया गया। भीतर से एक सुंदर लड़की दिखाई दी। मिस अहाना। विजय ने अपना सिर नीचे किया और उसे ग्रीट किया। तुम यहां हो? मिस अहाना ने दरवाजे का सहारा लेकर खड़े होते हुए कहा। उसकी भौहें हिली और अजीब ढंग से अपने सामने खड़े लड़के को देखने लगीं। मैंने इस लड़के को बस कुछ दिनों से नहीं देखा और मुझे क्यों लग रहा है कि यह लड़का बहुत बदल गया है। उसकी आभा अब पूरी तरह से अलग है। अहाना ने मन में ही सोचा। अरे विजय, मैंने तुम्हें पिछले कुछ दिनों से नहीं देखा है और तुम सुंदर हो गए हो। उसने अपना मुंह ढक लिया और हंस पड़ी। उसकी आवाज में टोन छिपा हुआ था। विजय शर्माते हुए अपने सिर के पिछले हिस्से को रगड़ने लगा। मेरा मजाक मत उड़ाओ मिस अहाना, मैं सच बोल रही हूं। तुम पहले से बहुत सुंदर लग रहे हो, मिस अहाना ने कहा। अहाना उसकी ओर बढ़ी और अपना सिर झुकाकर उसके चेहरे को करीब से देखने लगी। अहाना जब विजय के करीब आई, वो उसकी सुगंध को महसूस कर सकता था। सच में तुम्हारी स्किन गोरी हो गई है। डोंट टेल मी, राधिका सच कह रही थी। कैसा सच? विजय उलझन में था। ब्यूटी क्रीम। मिस राधिका ने कल मुझे उसके बारे में बताया था। उसने कहा कि उसने तुमसे एक ब्यूटी क्रीम का डिब्बा खरीदा था। उसने कहा कि यह किसी तरह के प्राचीन नुस्खे द्वारा बनाई गई थी। पहले तो मुझे उस पर विश्वास नहीं हुआ,
लेकिन अब जब मैं तुम्हें देख रही हूं तो मुझे लगता है वो सोच बोल रही थी। ओ, विजय ने जवाब दिया। मिस आहाना जिस मिस राधिका के बारे में बात कर रही थी वो कोई और नहीं बल्कि मिस्टर मोहन की वाइफ राधिका थी। और यह कोई आश्चर्य की बात नहीं कि मिस आहाना उनको जानती थी, क्योंकि वो दोनों ही लेजर पार्क में रहती थीं। हां, मेरे पास एक ऐसी ब्यूटी क्रीम है, मिस राधिका ने भी 10 डिब्बे खरीदे थे, विजय ने कहा। लेकिन मुझे नहीं लगता आपको उस क्रीम की जरूरत है, क्योंकि आपकी स्किन तो पहले से ही बहुत सुंदर है। मिस आहाना हंस पड़ी। तुम कितने फनी हो विजय, फिर उसने हैरान होते हुए आगे कहा। क्या कहा तुमने? मिस राधिका ने 10 डिब्बे खरीदे, फिर तो यह जरूर कोई अच्छी क्रीम होगी। क्या तुम्हारे पास और भी है? मुझे भी एक बार ट्राई करके देखनी है। ठीक है, मैं उसे आपको दोपहर में डिलीवर कर दूंगा। कितने पैसे की है? ओम, विजय हिचकिचाया। 5,000, लेकिन पहली मुफ्त है। अगर आपको और चाहिए तो मिस आहाना मैं आपको कुछ डिस्काउंट भी दे दूंगा। अब हैरान होने की बारी मिस आहाना की थी। उसकी आकर्षक आंखें चौड़ी चौड़ी होकर खुल गईं और अजीब ढंग से विजय को देखने लगीं। उसने सोचा कि विजय उसके साथ मजाक कर रहा था। यह थोड़ा हास्यास्पद था कि घर में बनी ब्यूटी क्रीम के एक डिब्बा 5,000 रुपए का था। क्या यह लड़का पागल था या वह पागल थी? मिस राधिका, उसने सच में इसे खरीदा था 5,000 में? मिस आहाना की आवाज सूखी थी। हां, अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो आप उनसे पूछ सकती हैं। मिस आहाना ने विजय को बहुत देर तक देखा और फिर वह मुस्कुराई। ठीक है, मुझे तुम पर विश्वास है। तुम दोपहर बाद एक डिब्बे की डिलीवरी कर देना। मैं भी उस ब्यूटी क्रीम के चमत्कार को देखना चाहती हूं। ठीक है, विजय ने जवाब दिया। पैकेज देने के बाद विजय ने आनंद अंकल के लिए कुछ सिगरेट और बढ़िया शराब खरीदी। उसने उसे बताया कि वह एक अच्छे आदमी से मिला और उसका कुछ काम करने के बाद उसे अच्छे खासे पैसे मिल गए। उसके बाद वो कुछ ब्यूटी क्रीम बनाने के लिए घर लौटा, जिसके बाद उसने उसे मिस आहाना को दे दिया। विजय फिर अगले कुछ दिनों तक ऐसे ही दिन के समय डिलीवरी करता और औषधियां बनाता और रात में अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए ध्यान लगाता। उसने हर दिन आध्यात्मिक तरल की 2-2 बोतलें अवशोषित की और अपनी शक्तियों को बढ़ाने की रफ्तार को तेज कर दिया। मगर इस तरह शक्तियां बढ़ाने में बहुत खर्चा आता था। आध्यात्मिक तरल की एक बोतल को बनाने के लिए 15,000 रुपए की जड़ी बूटियां लगती थीं। इसका मतलब डेली 2 बोतलों का खर्चा 30,000 रुपए का थे। ये पैसे जलाने जैसा था। उसने अन्य औषधि और क्रीमों की एक सूची भी तैयार की थी। उसने पैकेजिंग डिजाइन में सुधार करने का भी सोचा ताकि उनकी मार्केटिंग में कोई कमी ना रहे। लगभग 1 सप्ताह बाद उसे मिस्टर मोहन का फोन आया। अरे विजय, क्या तुम्हारे पास और हर्बल चाय है? मेरे वे दोस्त मुझे हर दिन उस बढ़िया चाय के लिए परेशान करते हैं। मैं लगभग पागल हो जाऊंगा। और उस कामोद्दीपक औषधि को तो बहुत से लोग चाहते हैं। कॉल के बाद विजय लेजर पार्क जाता है। उसने कामोद्दीपक औषधि की 10 बोतलें, वजन घटाने वाली औषधि की 20 बोतलें और ब्यूटी क्रीम के 10 डिब्बे मिस्टर मोहन को दिए। इन सब का अमाउंट लगभग 4 लाख रुपए हुआ था। अरे विजय, मैंने अपने उन दोस्तों को तुम्हारे बारे में बताया और वो लोग तुमसे मिलने के लिए बहुत उत्सुक हैं और तुम्हें अच्छे से जानना चाहते हैं। तुम्हारा क्या ख्याल है इस बारे में? विजय हिचकिचाया। अरे, इसमें सोचने की क्या बात है? मेरे सभी दोस्त पॉलिटिशियन और ऑफिसर हैं। यदि तुम उनसे जान पहचान बढ़ा लोगे तो यह फ्यूचर में तुम्हारे लिए फायदेमंद होगा। विजय ने इस पर थोड़ी देर सोचा, फिर मान गया। ठीक है, यह तय रहा। मैं कल रात तुमको उनसे मिलाने के लिए लेकर चलूंगा। इट्स ओके विजय, लेकिन मुझे तुम्हारे कपड़ों से कोई दिक्कत तो नहीं, पर फिर भी तुम कल कुछ अच्छे कपड़े पहन लेना। अब तो तुम्हारे पास काफी पैसा है, तो कुछ पैसे खर्च करने में बुराई नहीं। जैसा कि कहा जाता है, जो दिखता है वहीं बिकता है। विजय फिर मिस्टर मोहन को कल रात मिलने का बोल वहां से आ जाता है। वो अपनी बाइक पर चलते चलते सोच रहा था, उसने इनसे बेहतर कपड़े कभी नहीं खरीदे थे। कुछ देर सोचने के बाद वो अपनी 3 व्हीलर बाइक से DLF मॉल आ गया था। DLF मॉल गुड़गांव शहर के सबसे बड़े मॉल्स में से एक था। यहां अलग अलग तरह के ब्रांड्स के कपड़े मिलते थे। कुछ ब्रांड्स के कपड़े तो इतने महंगे थे जिन्हें खरीदना हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता था। विजय ने जब मॉल में कदम रखा तो उसको अनगिनत नजरें अजीब तरह से घूरने लगी थी। कुछ नजरें तिरस्कार भरी
तो कुछ घृणा भरी थी। उस समय विजय ने एक सफेद शर्ट और एक फटी हुई जीन्स पहनी हुई थी और उसके जूते भी थोड़े फटे हुए थे और यहां तक कि उसके बाल भी गंदे थे। इस तरह के कपड़े पहने वो बहुत गरीब दिख रहा था, क्योंकि पहले पुराने जमाने में लोग इसी तरह के रंग बिरंगे कपड़े पहनते थे जिनको फैशन का एफ भी नहीं पता होता था। देखो, वो गरीब लड़का कहां घुसा जा रहा है। अरे, वो गरीब लड़का डीएलएफ मॉल में जाने की कोशिश कर रहा है। क्या उसे पता नहीं वो कहां जा रहा है? अगर वो वहां से कपड़े का एक टुकड़ा भी खरीदेगा, उसकी पूरे महीने की पगार उसी में चली जाएगी। आसपास के लोग फुसफुसाकर बातें कर रहे थे। विजय ने गुस्से में अपनी मुट्ठियों को बंद करा और उन लोगों को नजरअंदाज करते हुए अंदर चलना जारी रखा। चारों ओर देखते हुए वह एक शॉप में घुस गया। दुकान में खड़ी एक सेल्स गर्ल ने उसे देखा और भौहें सिकोड़ते हुए अजीब सा चेहरा बना लिया। यहां तक कि उसके तिरस्कार भरे भाव साफ देखे जा सकते थे। इस तरह का गरीब फटीचर लड़का डीएलएफ मॉल में किया कर रहा है। उस सेल्स गर्ल ने विजय को देख मन ही मन सोचा। विजय को एक बिजनेस सूट को छूने के लिए आगे बढ़ते हुए देखकर वह तुरंत चिल्लाई, इसे मत छुओ, तुम उस सूट को नहीं खरीद पाओगे। विजय की आंखें गुस्से में छोटी हो गईं, लेकिन वो सेल्स गर्ल की बात सुनकर भी नहीं रुका और उस बिजनेस सूट को छूकर देखने लगा। अरे, तुम बहरे हो क्या? मैंने तुमसे कहा था कि मत छुओ, क्या तुमने सुना नहीं? ये कपड़े महंगे हैं। अगर ये गंदे हो गए तो क्या तुम इनकी कीमत चुका सकते हो? सेल्स गर्ल गुस्से में चिल्लाते हुए उसके पास आ गई। विजय ने प्राइस टैग पर नजर डाली और हंसते हुए कहा, बस 9,000। ये ज्यादा है क्या? ओ, हेलो मिस्टर फटीचर, 9,000 ज्यादा तो नहीं, लेकिन तुम्हारी भिखारी जैसी हालत देख लगता नहीं कि तुम इसको छूना भी अफोर्ड कर सकते हो। इस बिजनेस सूट को खरीदने के तो बस सपने देखो। सेल्स गर्ल ने उसको एक गुस्से भरी नजर से देखा और उस बिजनेस सूट को पकड़ लिया। विजय ने अपनी आंखें छोटी कर लीं और उसका चेहरा और ज्यादा उदास हो गया। उसने फिर ठंडे भाव से कहा, जानने के लिए बने रहे हमारी कहानी के सुपर बिजनेसमैन के साथ सिर्फ जेडे एक्सप्लेनर नोवेल पर। उनके कपड़े देखकर जज करने लगे। क्या विजय उस सेल्स गर्ल को सबक सिखाएगा या फिर अपनी बेइज्जती सहकर